हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो सेबी एलओडीआर है, सेबी एलओडीआर है, उसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे होती है। तो हमें इतना पता है कि कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि लिस्टेड है, जो कि क्या है, लिस्टेड है, उसके ऊपर सेबी एलओडीआर लगते हैं, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो अब कौन सी ऐसी एंटिटीज होती है जिसको हम लिस्टेड बोलते हैं एज पर कंपनीज एक्ट एंड एज पर सेबी एलओडीआर की। सेबी खुद क्या कह रहा है कि कौन सी एंटिटीज ऐसी है जिसके ऊपर मैं लगूंगा एलओडीआर जो है, और कंपनीज एक्ट कौन सी ऐसी एंटिटी है जिनको बोल रहा है कि ये भी एक लिस्टेड एंटिटी के अंदर आएंगी। तो अगर हम कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 पढ़ें, अगर हम कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 पढ़ें तो हमें क्या बोल रहा है कि लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है। लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज, की कोई भी उसकी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब कोई भी किसी भी तरीके की सिक्योरिटीज अगर उसकी लिस्टेड है किसके ऊपर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो यानी कि कोई भी एंटिटी जिसकी क्या, कोई भी सिक्योरिटीज, एनी सिक्योरिटीज क्या है, लिस्टेड है, क्या है, लिस्टेड है किसके ऊपर, किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, लिस्टेड एंटिटी बोल रहे हैं। ये किसके हिसाब से डेफिनेशन है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है और उसकी अगर कोई डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो उस कंपनी को भी हम क्या बोलेंगे, लिस्टेड कंपनी बोलेंगे। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कोई पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड एंटिटी बने। क्या, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कोई पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड एंटिटी बने, कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो भी लिस्टेड एंटिटी कहला सकती है। किस सिचुएशन के अंदर, अगर उसकी कोई डेट सिक्योरिटीज या कोई और सिक्योरिटीज लिस्टेड है किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो उसको भी हम लिस्टेड एंटिटी बोल देंगे। तो ये तो हमारी डेफिनेशन होगी एज पर कंपनीज एक्ट की कौन सी ऐसी एंटिटीज है जिसको हम लिस्टेड एंटिटीज बोल रहे हैं। अगर हम सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से देखें, सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस के हिसाब से, तो इसने क्या बोला, लिस्टेड एंटिटी का मतलब क्या है, ऐसी एंटिटी विच इज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की। भाई इसने भी यही सेम बात बोल दी, इतनी यहाँ तक तो अभी सेम बोली, आगे अभी बात और ऐड करेगा। यहाँ तक इसने भी यही बोला कि ऐसी एंटिटीज जो कि क्या है, लिस्टेड है किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अब यहाँ पे बता रहा है कि डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज, क्या बोल रहा है, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज। तो ये डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज हमें बताएगा क्या होती हैं। issued by or its designated security issued under the scheme managed by it in accordance with the listing agreement enter into between the entity and the recognized stock exchange। तो अगर उसकी कोई डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज भी लिस्टेड हैं किसी एग्रीमेंट के थ्रू, किसके ऊपर, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, लिस्टेड एंटिटी बोलेंगे। अब डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज कौन कौन सी बता रखी हैं। इसने बोला सबसे पहले तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब आपके इक्विटी शेयर्स हो गए और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हो गई। तो ये दोनों अगर आपके लिस्टेड हैं तो आप क्या कहला रहे हो कि आपके डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है एंड यू आर अ लिस्टेड एंटिटी एज पर सेबी एलओडीआर। तो पहली दो चीजें ये हो गई, इनको हम स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बोल रहे हैं। दूसरी चीज हो गई नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, मतलब ऐसे डेट सिक्योरिटीज जो कि कन्वर्ट नहीं होंगे। कन्वर्ट किस में नहीं होंगे, इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे, उनको भी हम क्या बोलेंगे, लिस्टेड एंटिटीज बोलेंगे, अगर ये नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी विच इज अ डेट सिक्योरिटीज एज डिफाइंड इन रेगुलेशन, ये यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी होगी। तो जो भी इस तरीके की डेट सिक्योरिटीज जो लिस्टेड है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, वो भी क्या कहलाएंगी, उस एंटिटी, वो एंटिटी भी क्या कहलाएगी, लिस्टेड एंटिटी ही कहलाएगी। यानी कि अगर किसी एंटिटी के इक्विटी शेयर्स मान लो हैं, ठीक है, वो लिस्टेड नहीं है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, लेकिन उसकी डेट सिक्योरिटीज, कैसी डेट सिक्योरिटीज, जो कि नॉन कन्वर्टेबल है, वो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। इन दैट सिचुएशन ऑल्सो हम उस एंटिटी को क्या बोलेंगे, लिस्टेड एंटिटी ही बोलेंगे। इसी तरीके से पहली चीज होगी कि अगर आपकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड है, यानी कि इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। दूसरी चीज आपकी क्या होगी, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज अगर आपकी लिस्टेड है तो भी आप क्या कहलाओगे, लिस्टेड एंटिटी ही कहलाओगे। तीसरा, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि आपके प्रेफरेंस शेयर्स कैसे हैं, वो नॉन कन्वर्टेबल हैं और रिडीमेबल है, यानी कि रिडीम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए कंपलसरी है कि हमें प्रेफरेंस शेयर्स कैसे इशू करने होते हैं, रिडीमेबल ही करने होते हैं, हम नॉन रिडीमेबल इशू नहीं कर सकते। तो आपके शेयर्स कैसे हैं, नॉन रिडीमेबल है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और वो कैसे हैं, नॉन कन्वर्टेबल, यानी कि आप उसको उन प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अगर ये भी अगर आपके लिस्टेड हैं तो भी आपकी एंटिटी क्या कहलाएगी, लिस्टेड एंटिटी कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ये डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपकी कोई भी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है तो आपकी एंटिटी लिस्टेड एंटिटी कहलाएंगी, और आपके ऊपर जितने भी रेगुलेशन है सेबी एलओडीआर के वो अप्लाई हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट वो भी लिस्टेड हैं तो आपकी एंटिटी लिस्टेड कहलाएगी, यानी कि परपेचुअल जो डेट इंस्ट्रूमेंट है इनको भी हम क्या बोल रहे हैं, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं।
फिर पांचवी चीज आती है परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से प्रेफरेंस शेयर्स? जो कि नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव आपको मीनिंग तो पता ही होता है कि जिसका अगर एक बारी डिविडेंड नहीं मिला तो क्यूमुलेट नहीं होगा। क्यूमुलेटिव में क्या होता है? क्यूमुलेट होता रहेगा। नॉन क्यूमुलेटिव में वो क्यूमुलेट नहीं होगा। तो इस तरीके के जो परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। और अगर वो आपके लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, देन योर एंटिटी विल बी नोन एज अ लिस्टेड एंटिटी, और आपके ऊपर सेबी एलओडीआर की जो भी ऑब्लिगेशंस हैं वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। इसी तरीके से आपकी कोई आईडीआर है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं, और वो भी किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, तो आपकी एंटिटी क्या कहलाएगी? लिस्टेड एंटिटी कहलाएगी। फिर कोई सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, सातवीं चीज़ ये आ गई। आपकी कोई यूनिट्स है म्यूचुअल फंड्स की जो कि किसी लिस्टेड है उसके ऊपर, तो आप लिस्टेड एंटिटी कहलाओगे। इसके अलावा अगर और कोई सिक्योरिटी सेबी स्पेसिफाई कर देगा तो वो भी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आ जाएंगी। और अगर वो लिस्टेड होती हैं ये डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो आपकी एंटिटी क्या कहलाएगी? लिस्टेड एंटिटी कहलाएगी। किसके हिसाब से? सेबी एलओडीआर के हिसाब से। तो कंपनीज एक्ट ने तो छोटी सी बात बोली, उसने बोला कि अगर आपकी कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, चाहे आप प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो, अब उसके अंदर आपके चाहे कोई डेट इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड है या आपकी इक्विटी शेयर लिस्टेड है, कुछ भी लिस्टेड है, तो आप एक क्या कहलाओगे? लिस्टेड एंटिटी कहलाओगे। लेकिन सेबी एलओडीआर ने इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन किया। इसने बोला कि हम कुछ डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज बता रहे हैं कि अगर ये भी अगर आपकी लिस्ट होती हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो हम आपको क्या बोलेंगे? लिस्टेड एंटिटी बोलेंगे, और मैं अपने आप को आपके ऊपर अप्लाई कर लूँगा। सेबी एलओडीआर ऐसा बोलता है। अब देखो कहाँ कहाँ पे सेबी एलओडीआर अप्लाई होता है, जो कि हमें अब समझ आएगा इससे। तो डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज अब आपको पता है क्या होती हैं। तो अगर आपकी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड, तो आप लिस्टेड एंटिटी कहलाओगे। तो यानी कि अब आपको पता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या होती हैं, जिसके अंदर इक्विटी शेयर्स और क्या आते हैं? कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आती हैं। तो आप किसी के ऊपर भी अगर लिस्टेड हो, चाहे आप मेन बोर्ड पे लिस्टेड हो, एसएमई एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि तीन चीजें होती हैं ये, मेन बोर्ड, एसएमई एक्सचेंज और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इन तीनों में से आप किसी के ऊपर भी लिस्टेड हो तो आपके ऊपर सेबी एलओडीआर अप्लाई हो जाएंगे। देन आपके नॉन कन्वर्टेबल डेट्स, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो भी आपने पढ़ा था, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, परपेचुअल नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये भी अगर आपके लिस्टेड हैं तो आपके ऊपर सेबी एलओडीआर अप्लाई हो जाएगा। देन आईडीआर के बारे में आपने पढ़ा, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा, सिक्योरिटी रिसीट्स के बारे में पढ़ा। अगर म्यूचुअल फंड्स की यूनिट जो आपने इशू कर रखी है वो लिस्टेड है तो भी आप लिस्टेड एंटिटी कहलाओगे। इसके अलावा अगर और कोई भी सिक्योरिटीज जिसको स्पेसिफाई करती है सेबी, वो अगर आप लिस्ट कराते हो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो आप क्या कहलाओगे? लिस्टेड एंटिटी कहलाओगे। तो अगर आपकी इस तरीके से कोई भी चीज़, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपकी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है तो आपके ऊपर सेबी एलओडीआर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब सेबी एलओडीआर का रेगुलेशन 15 क्लॉज 2 है, जो कि हमें क्या बोलता है? कंप्लायंस विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस एज स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन 17 to 27। ये हमें बोलता है कि मेरी ये वाली जो चीज़ें हैं ना आपके ऊपर तभी लगेंगी जब आप ये वाली कंडीशंस सेटिस्फाई कर दोगे। तो ये कंडीशंस क्या है? मतलब ये वाले रेगुलेशन हो गए, ये वाला रेगुलेशन 46 क्लॉज 2 हो गया, पैरा सी डी एंड ई हो गया शेड्यूल 5 का, तभी लगेगा जब आप इन सिचुएशन को सेटिस्फाई करोगे, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। यानी कि अगर आपकी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही एंड वर्ड यूज हुआ है, यानी कि आपको दोनों चीज़ें फुलफिल करनी है। और दूसरी चीज़, अगर आपकी नेटवर्थ जो है 25 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही लास्ट डे ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, यानी कि आप इसको एक्सीड भी कर रहे हो और 25 करोड़ से नेटवर्थ ऊपर भी जा रही है, तो आपके ऊपर ये सारे रेगुलेशन अप्लाई हो जाएंगे। अगर ये चीज़ नहीं हो रही दोनों एक साथ, तो आपके ऊपर रेगुलेशन 17 to 27 की जो रेगुलेशन है वो अप्लाई नहीं होंगी, रेगुलेशन 46 क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होगा, पैरा सी डी ई शेड्यूल 5 का अप्लाई नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ तक ध्यान रखनी है। तो ये हमने एक तरीके से यहाँ पे समझा कि क्या एप्लीकेबिलिटी है सेबी एलओडीआर की, कि किसके ऊपर सेबी एलओडीआर अप्लाई होगा। ठीक है, और एक बार अगर आपके ऊपर सेबी एलओडीआर अप्लाई हो गया तो आपको ये कंडीशंस आपके ऊपर सेबी, और मान लो किसी ईयर में ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो कॉन्टिन्यूसली 3 साल तक ये कंडीशन पूरी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद सेबी एलओडीआर आपके ऊपर लगना बंद हो जाएगा। तो अगर एक बार ही लग गया तो 3 साल तक वो लगेगा, चाहे आपकी कंडीशन हो रही है या नहीं हो रही है। यही चीज़ इसने यहाँ पे बताई है, यहाँ पे। ठीक है, रिड्यूस रिमेन बिटवीन द स्पेसिफिक फॉर पीरियड ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ समझी, आई होप आपको समझ आया। उसके बाद हम अब जो प्रिंसिपल्स हैं जैसे रेगुलेशन 4, 5, 6, 7, 8, इसको एक एक करके सेबी एलओडीआर के इनको समझेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या एप्लीकेबिलिटी है सेबी एलओडीआर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको सेबी एलओडीआर पूरे समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आगे इसको पूरा सेबी एलओडीआर को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।